दोस्तों, पाकिस्तानी मध्यस्थता में इस्लामाबाद को बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। चाक चौबंद सुरक्षा थी, सब कुछ लग रहा था कि तय है और किसी सकारात्मक दिशा में जो पाकिस्तान की मध्यस्थता है वो जाएगी, क्योंकि जब सब कुछ दांव पे लगा हो तो फिर काफ़ी अपेक्षाएं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो आशंकाएं भी दूसरी तरफ से मौजूद रहती हैं। जी, तो पाकिस्तान के लिए ये शायद पहली बार था, क्योंकि दांव पे पाकिस्तान की मध्यस्थता भी लगी हुई थी। तो ईरान और अमेरिका के साथ साथ इजराइल का और मिडिल ईस्ट का भविष्य भी दांव पे लगा हुआ था। और जब दांव पे बहुत कुछ लगा हुआ हो तो फिर उम्मीदें और आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ आशंकाओं का भी एक दौर शुरू हो जाता है। जी, तो कल यही हुआ। उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई ईरान और अमेरिका की वार्ता, और साथ में पाकिस्तान की मध्यस्थता। क्योंकि अगर पाकिस्तान को इसमें सफलता मिल जाती तो निश्चित रूप से पाकिस्तान एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। उसकी भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय जो भू राजनीतिक कूटनीति है उसमें पाकिस्तान एक नया खिलाड़ी बन के उभर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जेडी वेंस और उनके साथ जो भी डेलीगेट्स आया था उनको खाली हाथ अमेरिका लौटना पड़ा। और साथ में ईरान के अब्बास अरक्सी और उनके साथ जो भी डेलीगेट्स आए थे उनको 21 घंटे की मैराथन वार्ता के बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। हासिल हुआ तो सिर्फ यही कि दोनों पक्ष पहले से जितने नाराज थे, पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर नाराज हैं, आक्रोशित हैं, आक्रामक हैं। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद तमाम प्रकार की हिंसा को लेकर जिस प्रकार से पोप जॉन पॉल ने अमेरिका की निंदा की है, उन्होंने पोप जॉन पॉल को भी निशाने पे लिया, उन्होंने नाटो कंट्रीज को भी निशाने पे ले लिया है। और अब वो ये कहने से नहीं चूके कि अब वो ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने से नहीं चुकेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में तमाम प्रकार के जेट फाइटर हो गया और जो वहाँ पे जितने भी सी पोर्ट उन्होंने नेवल बेस हैं, उनके एयर बेस हैं और मिलिट्री बेस हैं, वहाँ पे उन्होंने नए प्रकार के और साजो सामान और घातक हथियारों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। और मिडिल ईस्ट में तकरीबन 40-50 हज़ार सैनिकों का जमावड़ा हो चुका है पहले से ही। जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे लगभग 8 देशों में अमेरिका की लगभग 2.5 लाख सेना पहले से मौजूद है, उसके सहयोगी देशों की। और अब 50,000 की संख्या और बढ़ने के साथ ही वो 3 लाख को भी पार कर जाएगी। और हथियारों में अमेरिका ने अभी तक जो हथियारों का अमेरिका यूज कर रहा था वो कह सकते हैं कि उसके 90s के दशक के थे या 2000 तक के कमोबेश, जो उसके एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्निक और मशीनरी पर आधारित हथियार और सैन्य सामान हैं, चाहे वो जेट फाइटर हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हैं या मिसाइल्स हैं, जो उसकी एयर स्ट्राइक से लेकर और जमीनी युद्ध में काम आएगी, वो तमाम मौजूद थे। उनका जमावड़ा वहाँ हो चुका है और अब युद्ध और भड़केगा। लेकिन समस्या वहीं तक सीमित नहीं है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका को अगर निर्णायक और कामयाब बढ़त चाहिए और अमेरिका को ईरान पर निर्णायक बढ़त के साथ साथ निर्णायक जीत अगर हासिल करनी है तो उसको जमीनी सेना भी उतारनी पड़ सकती है। जी हाँ, जब तक जमीनी सेना ईरान पे अटैक नहीं करती है और जीत नहीं दर्ज करती है, रिजिम चेंज करने की जो बात कही जा रही है वो होना मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी सवाल, बड़ा चुनौती, बड़ी अमेरिका के अस्तित्व को लेकर भी, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर का दर्जा हासिल है और अगर उसे अपने सुपर पावर के रुतबे को बरकरार रखना है तो उसे किसी न किसी रूप में उसे मिडिल ईस्ट में अपनी सशक्त, मजबूत जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो कायम रखनी पड़ेगी। नहीं तो अमेरिका के हाथ से विश्व महाशक्ति का रुतबा फिसल भी सकता है। तो सवाल ये भी है कि ईरान में जिस प्रकार से कठिन विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें क्या वो सरवाइव कर पाएगी अमेरिका और उसके इजराइल की सेनाएं। क्योंकि अगर ईरान की बात करें तो ईरान में एक तरफ तो 50-60 डिग्री
टेम्परेचर के रेगिस्तान हैं, उबड़ खाबड़ और बीहड़ जंगल हैं, रेगिस्तान हैं। तो उस भूमि को पार करना अमेरिका के सैनिकों और इजराइल के सैनिकों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि होर्मुज को लेकर भी, और जो उसका एक द्वीप है ईरान का खर्ज द्वीप, उस द्वीप पर जिस प्रकार से ईरान की आर्थिकी काफी हद तक डिपेंड करती है, तो अमेरिका के पास 3 विकल्प हैं। पहला, अमेरिका को किसी प्रकार से होर्मुज पे अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका को उसके जो आर्थिक रूप से उसको सपोर्ट करता है उस द्वीप को भी कब्जा करना पड़ेगा। और तीसरा, जमीनी युद्ध भी अमेरिका को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और अगर इन तीनों में से किसी भी मोर्चे पर अमेरिका अगर लंबे समय तक सक्सेस नहीं होता है, तो कहीं ये यूक्रेन और रूस वाली स्थितियां न बन जाए, कहीं ये वियतनाम, अफगानिस्तान या उससे पहले जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, और तमाम अन्य देशों में अमेरिका के जो हालात पैदा हुए थे, चाहे वो 60-70 के दशक में क्यूबा संकट हो, अर्जेंटीना में हो, तो जमीनी युद्ध में हमेशा अमेरिका को बेहद चुनौतियों का और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अमेरिका को अपने सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों सैनिकों को आहुति देनी पड़ी थी। लाखों सैनिक उसके मारे गए थे। तो क्या ऐसा ईरान में हो सकता है? और क्या ईरान, अमेरिका जिसका इतिहास महज 200 सालों का रहा है, वो क्या 5000 साल पुरानी ईरान की सभ्यता संस्कृति को नेस्त नाबूद और खत्म कर सकता है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान को गिरने और उसके बाद तेजी से उभरने की पहले से आदत रही है। ईरान के जो लड़ाकू हैं, चाहे वो नादिर शाह हो, अहमद शाह अब्दाली हो, तमाम एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उन्होंने दुनिया पे काबिज रहे हैं। वो उन्होंने ईरान से लेकर मध्य एशिया से लेकर और भारत तक को समय समय पे पराजित किया है, भारत के बहुत शासकों को। तो अमेरिका को एयर स्ट्राइक में कामयाबी है। ईरान की ताकत क्या है? उसके पास मिसाइलों का जखीरा है, उसके पास शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी हैं, मिडिल रेंज मिसाइलें भी हैं। तो अब कहा जा रहा है कि उसे रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल जाएगा। और दूसरा, ड्रोन की जो ताकत है, उससे जाहिर होता है कि ईरान ने समझ लिया था कि उसकी 2 ही ताकतें हैं अगर अमेरिका से पार पाना है। वो युद्ध की तैयारियां बहुत पहले कर चुका था। उसने 2 चीजों पे बहुत ध्यान दिया, एक तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे और दूसरा मिसाइलों की जखीरे पे। और आज कहा जा रहा है कि उसने मिडिल ईस्ट में जो तबाही मचाई है अमेरिकी नेवल बेस, एयर बेस और मिलिट्री बेस पे, और जो खाड़ी देशों के अन्य भी जो इमारतें हैं या प्रतिष्ठान हैं सामरिक महत्व के, उससे लगता है कि मिसाइलों के मामले में अमेरिका और इजराइल भी उससे पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके पास 200-300 किलोमीटर से लेकर और 3000-4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। और इन मिसाइलों पर तमाम प्रकार के वारहेड लोडेड करके, और आपको पता है उनके पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जो मल्टीपल टारगेट एक बार में हिट कर सकती हैं। जी, अभी आपने देखा होगा उनकी इस प्रकार की मिसाइलें हैं कि वो एक ही बार में एक मिसाइल दाग के फिर 10-10, 20-20 टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो ऐसे में सवाल ये रह जाते हैं कि अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने कितने विकल्प हैं, ईरान के सामने कितने विकल्प रह जाते हैं। जहां अमेरिका अपना वैश्विक रुतबा और तेल की लड़ाई को जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है, वहीं ईरान अपने अस्तित्व की संभवतः ये अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। और अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई जो होती है, उसमें जब सब कुछ दांव पे लगा होता है, तो फिर आदमी फिर ये नहीं देखता है कि मुझे कितना नुकसान होगा या दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसे डू एंड डाई वाली स्थिति रह जाती है, और आज वही स्थिति ईरान के सामने है। लेकिन इसका जो दूरगामी प्रभाव है, तात्कालिक प्रभाव है, वो ईरान तक ही सीमित नहीं है, हॉर्मुज तक ही सीमित नहीं है, मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। उसके प्रभाव भारत पे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम, CNG, LPG, LNG बहुत महंगी होने वाली ही नहीं है, बल्कि उसकी किल्लत लगातार बढ़ती जाएगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से, और भारत के जो एनर्जी सेक्टर है, वो जिस प्रकार से पूरी तरह से नेचुरल गैसेज
सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेज पर डिपेंड है, उससे भारत के सामने ये बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अब वो देश कौन है जिन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? मिडिल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन देशों के पास पर्याप्त तेल रिजर्व है, रूस के पास अपना पर्याप्त तेल रिजर्व है। लेकिन जो दक्षिण पूर्व के देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, जो कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, इन देशों में तेल की उतनी उपलब्धता है नहीं। श्रीलंका हो गया। भारत को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो अगर ऐसी स्थितियां रहती हैं तो भारतीय सरकार ने उनसे बचने के लिए ये कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, उससे बचने के लिए भारत ने क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। कितनी भारत ने अपने एनर्जी रिजर्व अपने पास रखा हुआ है, पेट्रोलियम रिजर्व रखा हुआ है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के जबकि हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। खासकर भारत और चीन के जहाज अभी भी वहां से 2-4 दिन उसको वहां पे बंद रख के उसके बाद फिर भारतीय, आपको पता होगा, भारत के बहुत सारे जहाजों को जो कि ऑयल और नेचुरल गैसेज और पेट्रोलियम उत्पादों से भरे हैं, ईरान ने मित्र देश होने के कारण जाने दिया। वैसे चीन के साथ भी स्थितियां हैं, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि हॉर्मुज पे अमेरिका चाह रहा है कि हम काबिज हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो भारत के सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाएगी, जो कि कई मायनों में लॉकडाउन से भी ज़्यादा खराब स्थिति हो सकती है। इससे बचने के लिए अब भारत क्या अल्टीमेट जो अल्टरनेटिव विकल्प हैं उनको तलाशता है, नहीं तलाशता है, चाहे रूस से हो, कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वेनेजुएला से तेल खरीदना हो, पेट्रोलियम उत्पाद खरीदना हो, नेचुरल गैसेज खरीदनी हो, एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी जो भी है वो खरीदना हो, उसके विकल्पों पर कितना तेजी से भारत काम करता है। क्योंकि 30 दिनों 40 दिनों के युद्ध में भारतीय जो पेट्रोलियम के और एनर्जी सेक्टर की व्यवस्था है वो टाई फिस हो गई, हवाई हो गई। तमाम दावे जो जतलाए गए मंत्री संतरियां, तमाम सत्ता सियासतदानों और हुक्मरानों के द्वारा, जमीनी हकीकत आपने देखा होगा, हमने लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाया। जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, दावों में और वादों इरादों में और हकीकत। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब मिडिल ईस्ट में जो वार्ता विफल हुई है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था भारत के समानांतर, अब उसका सपना भी कहीं टूट चुका है, या उसका जो महत्वाकांक्षा है वो आगे बढ़ेगी। अभी क्या ऐसा होगा? अमेरिका का भविष्य, इजराइल का भविष्य और ईरान का भविष्य तो दांव पे लगा ही है, साथ में मिडिल ईस्ट का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। और बात वहीं तक सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे पूरी दुनिया का भविष्य ही दांव पे लगा हुआ है। ईरान, अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध पे, तो इस पे तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। क्या युद्ध भड़केगा, क्या पड़ेगा घमासान, या फिर कोई निकलेगा नया समाधान, या समाधान के लिए फिर आगे दोनों पक्ष नेगोशिएशन की टेबल पे बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, ये हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों से जुड़े वीडियो एपिसोड के साथ।